सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन नंबर 65 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, पीएसयू एक्सेट्रा के एम्प्लॉयज के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो वो लेके आते रहते हैं। तो अगर आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। इस वीक की जो हमारे पास की हाइलाइट्स है, सबसे पहले है सैलरी अकाउंट आए की डिटेल्स आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए, जो कि वेरियस बैंक्स ने रिलीज किए हैं कि अगर आपके हमारे पास सैलरी अकाउंट खुलता है तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। एंड आल्सो मेडिकल इंश्योरेंस आया है सीजीएस एम्प्लॉयज के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। और स्मॉल स्केल जो स्कीम्स होती हैं उनके इंटरेस्ट की अपडेट्स आई हैं। सो सबसे पहले सैलरी अकाउंट फॉर सीजीएचएस एम्प्लॉयज। सो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिटेल्स है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए सैलरी अकाउंट्स की, जो अलग अलग बैंक ऑफर कर रहे हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे इंश्योरेंस के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के इंश्योरेंस पॉसिबल है। सो जो फर्स्ट टाइप का इंश्योरेंस है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफर कर रहा है, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। जो बैंक ऑफ इंडिया है वहां पे ग्रुप सी के लिए ये क्या है, हमारे पास ये 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, 200 करोड़ का, सॉरी 2 करोड़ का, और ये भी 2 करोड़ का। और ये क्या है, पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है, ओनली डेथ इन एक्सीडेंटल डेथ इन का इंश्योरेंस है ये। और अगर हम टर्म इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बात करें, इफ वी सी रिगार्डिंग टर्म इंश्योरेंस, देन जो हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे टर्म इन लाइफ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा दे रहा है, 10 लाख, 20 लाख और 20 लाख का। सो अगर आप ओनली इंश्योरेंस के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, और उसमें भी दो हैं हमारे पास, कि अगर आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस बेटर चाहिए तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाया जा सकता है, और अगर आपको बेटर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चाहिए तो फिर बैंक ऑफ इंडिया में जाया जा सकता है। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी वहां पे 10-15-15 का मिल रहा है, यूनियन बैंक में वो 10-20-20 का मिल रहा है। और जो हमारे पास एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो यूनियन में 7500, मतलब कि 75 लाख, 1 करोड़ और 1 से 1.5 करोड़ के बीच में वेरी कर रहा है। उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं वो मेजरली सभी के सभी में कवर होते हैं। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट हैं, जैसे किसी किसी में प्रिवेंटिव चेकअप है, किसी किसी के अंदर ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंसेज हैं। सो ये इंश्योरेंस आप ऑलरेडी खुद से ले सकते हैं, आपको अलग से मिल जाएंगे, तो आपको एज ए बैंक के थ्रू ले जाने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। और साथ में आती है यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की बात। सो ओवरड्राफ्ट में कुछ महीने, कुछ बैंक आपको 5 महीने का ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं, कुछ 2 महीने का, 3 महीने का, ऐसे ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं। और सबके अंदर जो चीजें कॉमन है कि डीडी के चार्जेस, डिमांड ड्राफ्ट के चार्जेस नहीं है, चेक बुक्स फ्री हैं, और किसी में अनलिमिटेड है, किसी के अंदर 100 पेजेस पर, मतलब 100 चेक पर ईयर है, जो कि ऑलमोस्ट आप यूज नहीं करने वाले। लोकर के लिए हमारे पास चार्जेस का डिफरेंस है। और जो आप लोन्स लेते हो, लोन्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो किसी ने कम नहीं किया हुआ, बट मतलब कि जो प्रोसेसिंग फीस है, प्रोसेसिंग फीस में अंदर हमें डिस्काउंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में किसी में 50, किसी में 100% का डिस्काउंट है। और जो होम लोन है, होम लोन और कार लोन में जैसे यहाँ पे कंसेशन है, कार लोन में 0.25 का है किसके लिए, बैंक ऑफ इंडिया के केस में, और अप टू 0.4 का है। ये सभी के सभी अप टू है, मतलब कि गारंटेड नहीं है। अप टू का मतलब होता है कि 0 से 0.4 तक, मतलब अगर नॉर्मल इंटरेस्ट सपोज कीजिए 10% है, तो आपको 9.6 टू 10 के बीच में आसपास कहीं पे मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर सिविल। और अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो यस, दीज थिंग्स मैटर। सो इफ यू कैन, आप ये बैंक मतलब कि अपना सैलरी अकाउंट अपना बदलवा सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं है। और एसबीआई भी अवेलेबल है, बट एसबीआई का जो हमारे पास, एसबीआई के जो बेनिफिट्स हैं वो सबसे कम है। जो एसबीआई के आप बेनिफिट देखेंगे वो सबसे कम है। इसके अलावा यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनके बेनिफिट्स थोड़े स्लाइटली ज्यादा हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इनका बेनिफिट रहने वाला है।
एंड आल्सो फैमिली के लिए भी कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप अपने स्पाउस के लिए, अगर आपका स्पाउस वर्किंग नहीं है और उनके पास सैलरी बैंक अकाउंट मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, तो आप स्पाउस के लिए भी जीरो बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने अकाउंट के बेसिस पे, तो उनको वो भी मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और एटीएम चार्जेस के जो ईयरली चार्जेस होते हैं वो भी वेव करने के लिए बोला गया है। सो ये बेसिक डिटेल्स थी बैंक्स के बारे में जो कि उन्होंने सैलरी अकाउंट्स के लिए ऑफर की है। आपको इंटरनेट पे और ज़्यादा डिटेल मिल जाएंगी, और हर बैंक की ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है इसके रिगार्डिंग, और इस एक्सेल शीट में जो कि अभी सर्कुलेट हो रही है इसके अंदर सबके लिंक्स भी अवेलेबल है। नीचे जाके आप सबके लिंक्स पे जाके क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड है हमारा, ये क्या है, स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट्स हैं, उसको मतलब उसके बारे में रिवीजन आया है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या, सेविंग डिपॉजिट का 4% है, और जो सबसे ज्यादा मिलता है आजकल जो है सुकन्या समृद्धि, वो 8.2 वहीं पे है। किसान विकास पत्रिका 7.5 है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7 है। सो आप ये सब ले सकते हैं अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं। और यस, जो जो भी आप ले रहे होगे, अगर आप किस में जाते हो, इफ यू गो थ्रू, वी कैन से, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो इनमें से आप किसी का भी बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे सुकन्या समृद्धि या किसान या पीपीएफ, ये जो सब है, ये सब का आप डिडक्शन जो क्लेम कर सकते हैं वो किस में कर सकते हैं, सिर्फ ओल्ड जो हमारे पास टैक्स रिजीम है उसमें कर सकते हो। न्यू टैक्स रिजीम में इनका किसी का आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। नाउ कवरिंग द लास्ट वन। सो जो लास्ट है हमारे पास इस वीडियो के लिए जानकारी, वो है कि मेडिक्लेम के लिए सीजीएचएस वालों के लिए हमारे पास मेडिकल पॉलिसी आई है कि जो वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये इंश्योरेंस पॉलिसी इज यूजलेस। व्हाई? अब हम आपको इसकी सिर्फ ये जो हमारे पास डिटेल अवेलेबल है ये हम उसके बेसिस पे बोल रहे हैं, और ये जो बेसिक डिटेल्स हैं, और ये हमने पीआईबी से लिया है, मीन्स हमने खुद से नहीं है ये, और ऑफिशियली जो डाटा रिलीज हुआ है उसके अंदर से है। ये प्री डाटा रिलीज हुआ है, मीन्स फुल डिटेल तो अभी नहीं आई है। सो यहाँ पे जो रूम रेंट है उसकी कैपिंग है 1 to 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड। मतलब कि अगर आपने 10 लाख का, सपोज कीजिए, इंश्योरेंस लिया, तो उसका 1% आप लगा लो तो आपका रूम रेंट यानी कि 10,000 रुपए तक लिमिटेड हो गया। और अगर 2% तक जाओगे तो 2,20,000 तक लिमिटेड हो गया। नाउ आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे डेली का जो बेड है वो 4 से 5 हजार रुपए में मिलता है आपको, जो सेमी प्राइवेट होता है। तो मतलब कि आपका सिर्फ 2 से 3 दिन का ही बेड वहां पे कवर किया जाएगा। सो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे रूम रेंट की कैपिंग की गई है। और साथ में एक और जो चीज है यहाँ पे, दैट एज कंपेयर टू रेगुलर पॉलिसी इट विल बी अवेलेबल एट डिस्काउंट। डिस्काउंट तो मेंशन्ड है, बट साथ में ये चीज है जो जिसको कोपे बोला जाता है। अब अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आपको नहीं पता होगा कि कोपे का मतलब क्या होता है। कोपे का मतलब होता है कि सपोज कीजिए आपका जो बैंक के अंदर जो अमाउंट बना था, बैंक के अंदर, सॉरी, हॉस्पिटल के अंदर सपोज कीजिए आपका बिल बनता है 10 लाख का। तो जब आपका 10 लाख का बिल बनता है तो उसमें बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जिनको इंश्योरेंस कवर नहीं करता। जैसे कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कि इसके लिए आप नॉर्मल पॉलिसी में भी आपको एड ऑन लेने पड़ते हैं, जिनको ग्लव्स वगैरह बोलते हैं, जो कि नॉन मेडिकल इक्विपमेंट में आते हैं। वो बहुत से खर्चे होते हैं, नॉर्मली कवर नहीं होते। और इवन आप एड ऑन भी ले लो तो उसके अलावा भी बहुत से खर्चे आते हैं जो कवर नहीं होते। सो एक्चुअली चाहे आपको हॉस्पिटल वालों ने 10 लाख का बिल बनाया हो, इसमें से 7 से 8 लाख का बिल ही किसमें आएगा, वो इंश्योरेंस के अंडर कवर होगा। नाउ अगर आपका कोपे है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि 70-30 का कोपे है। 70-30 का कोपे का मतलब क्या होगा कि सपोज कीजिए ये 7 लाख में बनता है इंश्योरेंस, कि इस 7 लाख का 70% तो कौन देगी, कंपनी देगी जिससे आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, और 30% इसका आप पे कर रहे होगे, आप खुद पे करोगे। नाउ इसका अगर आप 30% भी आपने पे किया तो अराउंड 2,10,000 कुछ आपको पे करना पड़ेगा।
और जो 10 लाख का एक्चुअल बिल था 3 लाख तो आपको वैसे ही पे करना पड़ेगा, 3 2 5, 5 लाख आपको वैसे ही पे करना पड़ेगा, यानी कि 50-50 हो गया आपके लिए इंश्योरेंस लेने के बावजूद भी। और अगर 50-50 का कोपे होगा, अगर 50-50 का कोपे है तो ये आपको 3.5 देना पड़ेगा, तो 3.5 प्लस 3 6.5 लाख आपको खुद की जेब से देना पड़ेगा इंश्योरेंस लेने के बावजूद भी। सो ऐसी पॉलिसी का कोई बेनिफिट नहीं होता जहां पे आपको कोपे है। एंड इन रियलिटी अगर आपकी एज 60 क्रॉस कर जाए तो आपको, आप अगर बाहर भी जाओगे तो हर पॉलिसी में कोपे मिलता है। तो ये जो फैसिलिटी है, मतलब कि ये जो सीजीएचएस वालों के लिए ये आया है हेल्थ इंश्योरेंस, ये नंबर वन किसके लिए हेल्पफुल हो सकता है या किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है जिनकी एज 60 से ज्यादा है। एंड एक और चीज जो यहाँ पे मिसिंग है, जो कि जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है उसको ही पता होगी, जिसके पास नहीं है उसको नहीं पता होगी, कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसके अंदर वेटिंग पीरियड होता है। कि ऐसा नहीं है कि आपने आज हेल्थ इंश्योरेंस लिया और कल को आप कैंसर का इलाज करवाने लग जाओ। तो वहां पे हर डिसीज के लिए वेटिंग पीरियड होता है, कि किसी के लिए 3 साल, किसी के लिए 4 साल, नॉर्मली 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी जॉब क्या है, ट्रांसफरेबल है। और ये जो पॉलिसी है वो सिर्फ सीजीएचएस होल्डर्स के लिए है। अब अगर आप सपोज कीजिए इनिशियली आप दिल्ली में वर्क कर रहे थे तो वहां पे सीजीएचएस अवेलेबल है, और उसके बाद आपका ट्रांसफर हो जाता है, मान लो सपोज कीजिए हिसार में, हरियाणा के हिसार में आपका ट्रांसफर हो जाता है, वहां पे कोई सीजीएचएस नहीं है। और मान लो आप दिल्ली में ना 5 साल तक रहे और 5 साल आपने ये पॉलिसी ले रखी थी, तो वहां पे क्या हुआ कि आपका 5 साल तक पूरा का पूरा पीरियड खत्म हो जाएगा और आप किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते थे। बट जैसे आप हिसार ट्रांसफर होके चले गए, आपके पास सीजीएचएस नहीं है, तो आप ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, न्यू पॉलिसी लेनी पड़ेगी। और अगर आप न्यू पॉलिसी लेते हो तो फिर से आपका वेटिंग पीरियड आएगा, या फिर आपको इस पॉलिसी को पोर्ट करवाना पड़ेगा। और जब आप पोर्ट करवाते हो फिर से कॉम्प्लिकेशन होती है, कि आपने इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी तो उसको आप पोर्ट करवाओगे तो इतने अमाउंट में होगी, तो वो भी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। सो एज पर मी, जो ये राइट नाउ जो डाटा आया है उस डाटा के हिसाब से इस पॉलिसी का या इस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। एंड ये जो, मतलब कि आप इसको एक कदम बोल सकते हो उसकी तरफ है, कि जहां पे गवर्नमेंट सीजीएचएस को धीरे धीरे फिनिश करने का की तरफ बढ़ रही है। बिकॉज प्रीवियसली भी एक जो पार्लियामेंट के अंदर एक क्वेश्चन आंसर किया गया था, कि जहां पे ये पूछा गया था कि जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो ओल्ड एज रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं और जो सीजीएचएस से बाहर आते हैं, मतलब सीजीएचएस से बाहर सिटीज में रहते हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। तो सरकार ने वहां पे ये बोला था कि हम सबके लिए क्या दे रहे हैं, आयुष्मान दे रहे हैं, हम सबको आयुष्मान भारत स्कीम में कवर कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट का प्लान यही है धीरे धीरे, एज पर माय एक्सपेक्टेशंस, कि वो सीजीएचएस को धीरे धीरे डाइल्यूट करके सबको किस में कन्वर्ट कर देगी, आयुष्मान भारत में कन्वर्ट कर देगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।